हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, या कह लीजिए डिसीजन मेकिंग। इस पे आज मेरा दूसरा लेक्चर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लिया होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो पूरा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, इसको मैं 3 से 4 लेक्चर्स में कवर करूंगी। ठीक, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। राइट, तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था ये डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग के क्या फीचर्स होते हैं, और उसके बाद देखा था कि 2 कॉस्ट होती हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। तो ये दोनों कॉस्ट क्या होती है और इनके क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है जब कोई कंपनी डिसीजन लेती है। ठीक है, और 9 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको मैंने बताए थे। ठीक है, और आज के लेक्चर में हमने ये जो 9 इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उन्हीं सारे डिसीजन को आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि ये डिसीजन क्या होते हैं और कंपनी किन फैक्टर्स को कंसीडर करके ये डिसीजंस लेती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। ठीक, जिसको मैंने नोट्स और न्यूमेरिकल के साथ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। ठीक, और मेरे चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट, तो चलिए फिर अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन जो काफी बार कंपनी को लेने होते हैं, कंपनी को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स मिक्स। ठीक है, कंपनी अपना सेल्स मिक्स क्या रखे। ठीक है, हम जानते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, एफएमसीजी का फुल फॉर्म जानते हैं ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनी होती है वो कई प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती हैं। वो सोप भी बना रही होती है, शैम्पू भी बना रही होती है, डिटर्जेंट भी बना रही होती है, ऑयल भी बना रही होती है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती है। तो कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम कई बार आती है कि किस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करे, कितना बेचे मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम कभी कभार कंपनी के सामने आती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स मिक्स। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है कि कंपनी है, 2 प्रोडक्ट बना रही है, एक्स और वाई कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है। तो कंपनी के सामने 3 ऑप्शन है, ये 3 सेल्स मिक्स हैं। अब कंपनी इन 3 सेल्स मिक्स में से क्या सेल्स मिक्स अपने यहाँ फॉलो करे। 250 यूनिट एक्स की बनाए, 250 यूनिट वाई की बनाए, या 400 यूनिट वाई की ही केवल बनाए, या 400 यूनिट एक्स की बनाए, 400 यूनिट वाई की बनाए। तो इन तीनों ही सेल्स मिक्स में से कौन सा सेल्स मिक्स कंपनी अपने यहाँ पे फॉलो करे, ये प्रॉब्लम आती है। इस टाइप की प्रॉब्लम कंपनीज अधिकतर फेस करती हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर फिक्स कॉस्ट अनइफेक्ट हो रही है, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, ठीक है, उस पर अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कंपनी इन तीनों में से कोई भी डिसीजन ले ले, अगर फिक्स कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इस टाइप का जो सेल्स मिक्स का डिसीजन है ये लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है उसके बेसिस पे कंपनी डिसीजन लेती है। ठीक, ये जो वर्ड है ना, ये जो टर्म है कंट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। जब मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, लास्ट लेक्चर में जब मैंने सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया था, ठीक है, इस पे मेरी सेपरेट वीडियो है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब मैंने सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस भी था, तो वहां पे मैंने कंट्रीब्यूशन को डिटेल में बताया था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और कंट्रीब्यूशन की मदद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से चूज करे। वो प्रोडक्ट जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, द प्रोडक्ट विच गिव द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। वो प्रोडक्ट एक्स और वाई में से वो प्रोडक्ट जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और वो प्रोडक्ट जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, लीस्ट है, उसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और वो प्रोडक्ट जिसका निगेटिव कंट्रीब्यूशन है उसको डिसकंटिन्यू या गिव अप कर दिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई रीजन ना हो उसको कंटिन्यू करने का, नहीं तो उसे गिव अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक, वैसे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी ना, तब ये चीजें कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको और मैं डिटेल में समझाऊंगी अगले लेक्चर में। ठीक है, बट फिलहाल ये जान लीजिए इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन कंपनी चूज करे, ये डिसीजन लेती है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, चलिए अगला डिसीजन देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम कंपनी कभी कभार फेस करती है, दैट इज एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो कंपनी कभी कभार क्या है कि इस टाइप के भी डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को कि क्या कंपनी सेल करे प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट, कोई नया मार्केट एक्सप्लोर करे। अब वो मार्केट चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे फॉरेन मार्केट हो, ठीक है, तो अपने मार्केट को अपने प्रोडक्ट को इसी मार्केट में सेल करते रहे या अपने प्रोडक्ट को किसी नए मार्केट में भी सेल करे, और चाहे फॉरेन मार्केट या एक्सपोर्ट भी करे। इस टाइप के डिसीजन भी कंपनी को लेने होते हैं, कभी कभार फेस करने होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम भी। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब आती है तो कंपनी को कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रख के ये डिसीजन लेने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है कि क्या कंपनी के पास सरप्लस कैपेसिटी है, कि जो नई डिमांड है, कंपनी जो सोच रही है कि नया मार्केट एक्सप्लोर करे, क्या कंपनी के पास सरप्लस कैपेसिटी है कि इस डिमांड को पूरी कर सके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी को कंसीडर करना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो न्यू मार्केट है, ये जो न्यू मार्केट है ये क्या प्राइस ऑफर कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये नए मार्केट में किस प्राइस पर बिकेगा। तो जो प्राइस है दैट शुड बी हायर देन द वेरिएबल कॉस्ट। ये नए मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचने का कंपनी सोच रही है, ठीक है, या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का जो सोच रही है, फॉरेन मार्केट में बेचने का जो सोच रही है, तो वहां पे जो प्राइस होनी चाहिए ना, दैट शुड बी हायर देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्लस कुछ एडिशनल अगर एक्सपेंडिचर करना पड़ा है टू मीट द न्यू रिक्वायरमेंट, जो नए मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए अगर कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ा है, प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज्यादा होनी चाहिए प्राइस, तभी कंपनी को न्यू मार्केट से कुछ प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना होता है कि कहीं जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं न्यू मार्केट में, इससे कहीं हमारा जो प्रेजेंट मार्केट है वो तो नहीं इफेक्ट हो रहा, जो प्रेजेंट मार्केट में हम गुड्स बेच रहे हैं कहीं वो तो नहीं इफेक्ट हो रहा अगर हम न्यू मार्केट में अपने गुड्स सेल करेंगे। तो ये सारे ही तीनों पॉइंट कंपनी को ध्यान में रखने चाहिए जब भी कंपनी इस टाइप के डिसीजन लेने होते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है दैट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, कंपनी के सामने कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है उसको कंटिन्यू रखें कि उसे डिसकंटिन्यू कर दें, उसकी जगह कुछ नई प्रोडक्ट लाइन ले आए। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज करिए कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, फर्नीचर की फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे 3 फर्नीचर बनते हैं, बेड बनता है, आलमीरा बनता है, ठीक है, और डाइनिंग टेबल कंपनी बनाती है। तो कंपनी सोच रही है कि हम ये जो डाइनिंग टेबल है ना इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं विद बेड, आलमीरा एंड सोफा। ठीक है, डाइनिंग टेबल हटा देते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं सोफा से। ठीक है, तो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट लाइन। तो इस टाइप के डिसीजन भी कंपनी को कभी कभार लेने होते हैं कि वो जो अभी जो प्रोडक्ट लाइन है उसे कंटिन्यू रखे कि उसे डिसकंटिन्यू कर दे और एक नई प्रोडक्ट लाइन ले आए। ठीक है, तो इस टाइप के भी डिसीजन लेने होते हैं। तो कंपनी ये जो डिसीजन होता है लेती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ ये फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के कंपनी डिसीजन लेती है। सबसे पहला फैक्टर अभी मैंने बताया था, कंट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करता है। तो कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं इन तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। हमने जब सीवीपी एनालिसिस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा एग्जैक्ट आइडिया और ज्यादा सही आइडिया नहीं मिल पाता है, जबकि कंट्रीब्यूशन एक वो टर्म है जो बहुत मदद करता है इस टाइप के डिसीजन लेने में। कंट्रीब्यूशन गिव बेटर आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज कंपेयर टू प्रॉफिट। प्रॉफिट से ज्यादा
अगर आपको बेटर आइडिया लेना है अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो कंट्रीब्यूशन इज अ बेटर टर्म, कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा टर्म है, ये ज्यादा बढ़िया आइडिया देता है अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी को, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये ज्यादा अच्छे से आपको ये जो टर्म है कंट्रीब्यूशन ये बताता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिसीजन लेना होता है इसमें आपको कंट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है इसको ध्यान में रखना होता है। प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि फर्म जो है क्या अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर रही है या बिलो नॉर्मल कैपेसिटी यूज कर रही है, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। अगर फर्म के पास कुछ आइडल कैपेसिटी है, ठीक है, आइडल कैपेसिटी मतलब अगर फर्म की कुछ मशीनरी अभी फ्री है, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का हो सकता है, तो उस केस में अगर कंपनी कुछ फर्दर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है जिससे फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो रही है तो ये जस्टिफाइड है, तो कंपनी और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर ले, कुछ नया प्रोडक्ट ऐड ऑन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब करना चाहिए। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो फैक्टर है जिसे ध्यान में रखना चाहिए दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू रिप्लेस द प्रोडक्ट, कि क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसे हम रिप्लेस कर सके। जैसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल अगर ड्रॉप करेंगे तो डाइनिंग टेबल को किस प्रोडक्ट से रिप्लेस करेंगे, तो क्या कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कि रिप्लेस कर दें प्रोडक्ट को विच द फर्म वांट टू डिसकंटिन्यू। अगर कंपनी डाइनिंग टेबल को ड्रॉप करना चाहती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट कंपनी के पास है, तो इस बात का भी ध्यान में रखा जाता है। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट एंड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, जो भी नया प्रोडक्ट कंपनी ला रही है उसका लॉन्ग टर्म मार्केट में प्रोस्पेक्ट क्या है, ये जो सोफा कंपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करने का सोच रही है इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। प्लस द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, जो दूसरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो नया प्रोडक्ट लाइन में ऐड होगा, ठीक है, या कह लीजिए रिप्लेस होगा, उससे बाकी प्रोडक्ट की सेल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे ही फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, उसके बाद कंपनी डिसीजन लेती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। ये बड़ा बढ़िया पॉपुलर डिसीजन है, दैट इज मेक और बाय डिसीजन। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मेक मतलब बनाना, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। सपोज करिए एक फर्म है, वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है खुद से, ठीक है, अपने यहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। फिर उस फर्म को ऑफर मिला है किसी आउटसाइड सप्लायर से, बाहर से किसी सप्लायर से ऑफर मिला है कि वो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट, ठीक है, और आप बेचिए। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी के सामने, इस टाइप के भी डिसीजन कंपनी को लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड, या कह लीजिए कोई भी बर्गर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। इसके सामने दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? एक है, देखिए बर्गर जो मैकडोनल्ड जो बर्गर बनाता है उसके लिए बन चाहिए होते हैं, जो पाव होते हैं बन चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर मैकडोनल्ड उस बंस में फिलिंग करता है, ठीक है, और फिर उसको बर्गर बनाता है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड के सामने दो ऑप्शन है, ये जो बन है ये खुद बनाए, ठीक है, और बर्गर भी खुद बनाए, और उसके लिए जो पाव जो बन चाहिए होता है वो भी खुद बनाए, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कोई आउटसाइड सप्लायर हो, ठीक है, उससे वो बन बाय कर ले, ठीक है, बाहर से किसी आउटसाइड सप्लायर से वो बन बाय कर ले और अपने यहाँ पे केवल उस वो जो पाव होता है, वो जो बन होता है उसको प्रोसेस करके बर्गर के फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है मैकडोनल्ड के सामने, ठीक है। तो इसी टाइप के जो डिसीजन होते हैं इसी को कहते हैं मेक और बाय डिसीजन, यानी प्रोडक्ट अपने यहाँ पे बनाए कि बाहर किसी आउटसाइड सप्लायर से खरीदे और उसको फर्दर प्रोसेस करे और बेचे। तो कंपनी के सामने ये दोनों ही ऑप्शन है। अब इन दोनों ही ऑप्शन में से कंपनी कौन सा ऑप्शन चूज करेगी, ये डिपेंड करता है, इस टाइप के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्टर। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने जा रही हूँ जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी इस टाइप के डिसीजन लेती है बाय कंपेयरिंग प्राइस पेड टू आउटसाइडर, जो बाहर जो आउटसाइडर सप्लायर है उसको कंपनी कितना प्राइस दे रही है, और दूसरा ऑल एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। कंपनी वही प्रोडक्ट जब अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है तो एडिशनल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है कि आउटसाइड जो सप्लायर है उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, और दूसरा क्या है कि कंपनी अगर अपने यहाँ पे बना रही है तो कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर हो रही है। तो इन दोनों ही फैक्टर्स को कंपेयर करके कंपनी डिसीजन लेती है, ठीक। बट इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर कंपनी करती है। पहला क्या है, अच्छा लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था ना क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स,
तो अब मैं आपको कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स बताने जा रही हूँ जो कंपनी कंसीडर करती है। ठीक है, ये तो हो गया क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कि आउटसाइडर को कितनी प्राइस पे करेंगे और हमें अगर बनाएंगे तो कितना एडिशनल खर्चा होगा। तो ये तो क्वांटिटेटिव फैक्टर हो गया। ठीक है, बट इसके अलावा अब मैं कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे अगर क्या लिखा है कि फर्म मस्ट टेक इनटू अकाउंट द अपॉर्चुनिटी ऑफ लूजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग द सरप्लस कैपेसिटी फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपनी को कंसीडर करना चाहिए वो ये है कि कंपनी अगर अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगी, अगर मैकडोनल्ड अपने यहाँ पे बर्गर बनाएगा, ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लूज करेगा। कैसी अपॉर्चुनिटी लूज करेगा? वो लूज करेगा ये जो सरप्लस कैपेसिटी है, कंपनी के पास जो एक्सेस कैपेसिटी थी, इस कैपेसिटी को कंपनी किसी और पर्पज से भी तो यूज कर सकती थी, बट ये पाव बनाने में यूज कर रही है। उस अपॉर्चुनिटी को, जो सरप्लस कैपेसिटी है, उसको पाव बनाने में यूज कर रही है, बन बनाने में यूज कर रही है। इसी अपॉर्चुनिटी को कंपनी कुछ नए मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकती थी, कुछ नए टाइप के बर्गर बनाने में यूज कर सकती थी। बर्गर भी बहुत वैरायटी आती है, बर्गर में वेज बर्गर, नॉन वेज बर्गर और भी बहुत टाइप के बर्गर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी अपने यहाँ पे ही प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, अगर कंपनी बन को सोचे, मैकडोनल्ड ये सोचे कि हम पाव अपने यहाँ पे ही बनाएंगे, तो वो लूज करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग सरप्लस कैपेसिटी फॉर एनी अदर पर्पस। जो भी कंपनी के पास सरप्लस कैपेसिटी है उसको किसी दूसरे पर्पज से, ठीक है, कुछ इनोवेटिव करने के दूसरे पर्पज से नहीं यूज कर पाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी लूज करेगा। तो इस फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है। प्लस कुछ और फैक्टर भी है जिन्हें कंसीडर किया जाता है। अगर कंपनी किसी आउटसाइड सप्लायर से प्रोडक्ट ले रही है, तो ये भी कंसीडर किया जाता है कि क्या आउटसाइड सप्लायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करेगा। जो पाव मैकडोनल्ड अगर बाहर से किसी आउटसाइड सप्लायर से खरीदता है, तो क्या वो पाव की क्वालिटी अच्छी रहेगी? क्या वो क्वालिटी ऑफ बन मेंटेन कर पाएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे कंसीडर करना होता है कि क्या सप्लायर रेगुलर सप्लाई कर पाएगा, हमेशा जब भी टाइमली सप्लाई चाहिए हो तब क्या सप्लायर दे पाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या सप्लायर रिलायबल है, क्या सप्लायर फाइनेंशियली और टेक्निकली साउंड है। तो ये सारे फैक्टर भी हैं जो कंसीडर करने होते हैं अगर कंपनी प्रोडक्ट बाहर से बाय करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इस पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी अगले लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है दैट इज इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन। ठीक है, इक्विपमेंट मतलब कैपिटल इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीनरी है। कंपनी को कभी कभार ये भी डिसीजन लेना होता है कि ये जो मशीनरीज हैं जिसको हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, नई मशीनरी खरीद लें कि इसी को अभी चलाएं कुछ साल। इस टाइप के डिसीजन भी लेने होते हैं। तो इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं कंपनी लेती है बाय कंसीडरिंग दीज टू फैक्टर्स। ये जो दो फैक्टर है इन्हें कंसीडर करके कंपनी डिसीजन लेती है। ठीक है, कौन से दो फैक्टर हैं? पहला है सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब नई मशीनरी हम खरीद लेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितनी बचत होगी, कितनी सेविंग होगी, ये पहला फैक्टर है जिसे कंसीडर किया जाता है। दूसरा है इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट। ये जो नई मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट खरीदा जाएगा, इसमें इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है, तो ये दो चीजों को कंसीडर किया जाता है जब भी कंपनी को इस टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन कि मशीनरी को चेंज कर दें, कोई कैपिटल इक्विपमेंट है उसको चेंज कर दें कि इसी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो अगर सेविंग ज्यादा है, कॉस्ट कम लग रही है, सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी अगर नई मशीनरी खरीदी उससे बचत ज्यादा है और खर्चा कम आ रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड कम है और सेविंग ज्यादा है, तो ये जो प्रपोजल है कि न्यू इक्विपमेंट रिप्लेस किया जाए, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई। अगर नई मशीनरी को खरीद रहे हैं, उससे सेविंग ज्यादा हो रही है, उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसमें सेविंग ज्यादा हो रही है और कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड अगर कम है, तो उस केस में ये जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट किया जाता है और मशीनरी को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही फर्म को कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। जैसे क्या बेनिफिट होगा फर्म को लॉन्ग रन में बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड एंड ऑब्सलीट इक्विपमेंट। जो मशीनरी जो पुरानी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, जो ऑब्सलीट हो चुकी है, ऑब्सलीट मतलब आउटडेटेड, वो मशीनरी जो पुरानी हो चुकी है, ऑब्सलीट हो चुकी है, उसको अगर रिप्लेस कर देंगे तो लॉन्ग रन में और भी तो दूसरे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी कंपनी ध्यान में रखती है। ठीक है, उसके साथ ही डिफरेंशियल कॉस्ट
इस टाइप के जब डिसीजन लेने होते हैं तो डिफरेंशियल कॉस्ट और डिफरेंशियल बेनिफिट इनको भी कंपेयर किया जाता है और उसको भी कंसीडर किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट का डिसीजन लेने में। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डिफरेंशियल कॉस्ट पढ़ा था ना, तो डिफरेंशियल कॉस्ट और डिफरेंशियल बेनिफिट इनको भी कंसीडर किया जाता है इस टाइप के डिसीजन लेने में। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब आइटम ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट कौन कौन से आइटम है, जैसे कैपिटल इक्विपमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, जो पुराना इक्विपमेंट है उसे बेचेंगे तो कितना अगर लॉस होगा तो वो डिफरेंशियल कॉस्ट है। और जो नई मशीनरी आएगी उसका कुछ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंशियल कॉस्ट है। ओल्ड मशीनरी को बेचेंगे तो अगर लॉस होगा तो दिस इज डिफरेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में अगर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशियल कॉस्ट है। इनको डिफरेंशियल बेनिफिट से कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। डिफरेंशियल बेनिफिट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या सेविंग होगी, ठीक है, जो अभी डिस्कस किया था। वॉल्यूम या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में अगर कुछ इंक्रीज होगा तो ये बेनिफिट है। ओल्ड मशीनरी को बेचेंगे तो कुछ मनी रियलाइज होगा, ठीक है, कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो ये कुछ डिफरेंशियल बेनिफिट्स हैं। तो डिफरेंशियल बेनिफिट को डिफरेंशियल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो क्या होगा, प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, मशीनरी को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिसीजन देखते हैं, चेंज वर्सेस स्टेटस क्यू। ये जो वर्ड है स्टेटस क्यू, इट इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, यानी जैसा चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है वही पॉलिसी फॉलो की जाए। तो कंपनी को कभी कभार इस टाइप के भी डिसीजन लेने होते हैं कि कंपनी अपनी पॉलिसी जो भी चला रही है वही उसको चेंज करे कि वही जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसी को चलाए। इस टाइप के डिसीजन भी लेने होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, firm faced with the problem of continuing with the existing policy or change to a new one। कभी कभार कंपनी को इस टाइप के डिसीजन भी लेने होते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम भी कंपनी फेस करती है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वही चलाए कि नई पॉलिसी चेंज करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी को कभी कभार इस टाइप के डिसीजन लेने होते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करे कि न रिड्यूस करे। ठीक है, प्रोडक्ट अगर कोई पेन है 10 रुपए में बिक रही है तो इसकी कॉस्ट को क्या रिड्यूस किया जाए कि इसी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा जाए। ठीक है, दूसरा जैसे इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोडक्ट है उसे फर्दर प्रोसेस किया जाए कि न किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम आती है कि चेंज किया जाए कि नहीं चेंज किया जाए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम कंपनी के सामने आती है, इस टाइप के भी डिसीजन कंपनी को लेने होते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, कितनी कीमत देनी पड़ रही है, कितना खर्चा आ रहा है और क्या बेनिफिट हो रहा है चेंज करने से, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल कॉस्ट और डिफरेंशियल बेनिफिट इनको कंपेयर किया जाता है, इनको एनालाइज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। डिफरेंशियल कॉस्ट जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और उसके एसोसिएटेड खर्चा कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो वो कितनी है, फिक्स्ड ओवरहेड अगर कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कितनी है, इन सबको एनालाइज किया जाता है। और डिफरेंशियल बेनिफिट, डिफरेंशियल बेनिफिट यानी अगर चेंज कर दिया तो बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन क्या इंक्रीज होगा, या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अगर सेविंग हो रही है, या कोई टैक्स बेनिफिट है, तो ये कुछ डिफरेंशियल बेनिफिट है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट को डिफरेंशियल बेनिफिट से कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डिसीजन है दैट इज एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम या कह लीजिए एक ये भी डिसीजन कभी कभार कंपनी को लेना होता है कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करे कि ना करे। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करें, अपनी फैक्ट्री को और बड़ा कर दें या 2-3 और फैक्ट्री सेटअप कर दें, तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी इतने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना, लिखा है ना इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो, कम हो जाए। दिस इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, तो बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करें, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो इसका फायदा क्या है, पहला फायदा है इकोनॉमी ऑफ स्केल। दूसरा फायदा क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लोअर फिक्स कॉस्ट पड़ती है, ग्रेटर कैपेसिटी हो जाती है, फर्म की कैपेसिटी बढ़ जाती है, अब वो कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल कर सकती है। तो ये कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक्सपेंशन के कुछ प्रॉब्लम भी आती है एक्सपेंशन में, जैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम,
मॉनिटरिंग प्रॉब्लम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और कंफ्यूजन। इतने बड़ा बिजनेस, अगर बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, कई फैक्ट्री सेटअप कर दी, अपनी फैक्ट्री को और बड़ा कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम भी तो आती है। इतना बड़ा बिजनेस मैनेज भी तो करना है, इतना बड़ा बिजनेस कंट्रोल भी तो करना है, मॉनिटर भी तो करना है, ठीक है, उतना स्टाफ चाहिए, ठीक है, और उतनी फिक्स्ड कॉस्ट भी तो लगेगी। जितना बड़ा बिजनेस उतनी आपको कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। फिक्स कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इस कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सेल्स भी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी कॉस्ट कवर हो पाए, ठीक है। तो एक्सपेंशन के कह लीजिए कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट, आप जो एडिशनल वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या मार्केट उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। आप जो इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या उतना लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो बिक भी पाएगा, सेल भी हो पाएगा। तो ये सारे ही फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं जब कंपनी इस टाइप के डिसीजन लेती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डिसीजन है दैट इज शट डाउन और कंटिन्यू। कंपनी को कभी कभार इस टाइप के भी डिसीजन लेने होते हैं कि अपने बिजनेस को शट डाउन कर दे, यानी बंद कर दे परमानेंटली, या कंटिन्यू रखे, चलाते रहे बिजनेस। तो कभी कभार क्या होता है, बिजनेस जो है नहीं अर्न कर रहा होता है एनफ टू कंपनसेट फॉर द रिस्क। देखिए बिजनेस चलाना एक रिस्क तो है ही, ठीक है। तो उस रिस्क को बिजनेस कैसे कवर करता है। बिजनेस जब अर्निंग करता है तो बेसिकली वो रिस्क कवर कर रहा होता है। बिजनेस चलाने का जो रिस्क है वो कैसे कवर होता है, बिजनेस की जो अर्निंग है उससे कवर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस एनफ नहीं अर्न कर रहा है, बिजनेस अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं अर्न कर रहा है, तो वो जो रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस करने में, जो रिस्क इन्वॉल्व है, इतना खर्चा करने का जो रिस्क इन्वॉल्व है, वो उसे कवर नहीं कर पाता है, वो उसे कंपनसेट नहीं कर पाता है। तो इस केस में बिजनेस डिसीजन ले सकता है कि वो परमानेंटली अपने बिजनेस को क्या करे, क्लोज कर दे, ठीक है। तो वही है डिसीजन, क्या है, शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन, यानी अपने बिजनेस को शट डाउन बंद कर दे कि कंटिन्यू रखे। तो बिजनेस अगर अपने रिस्क को नहीं कंपनसेट कर पा रहा है, अगर एनफ नहीं कमा रहा है, तब बिजनेस ये डिसीजन ले सकता है कि वो अपने बिजनेस को परमानेंटली बंद कर दे। तो यहाँ पर इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपैरिजन करती है दो फैक्टर्स के बीच में। कौन कौन से, रेवेन्यू फ्रॉम द कंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी अगर कंपनी ने अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखा तो कितना रेवेन्यू होगा, और दूसरा है रेवेन्यू फ्रॉम द कंप्लीट क्लोजिंग डाउन एंड सेल ऑफ प्लांट, यानी कंपनी अगर अपने बिजनेस को क्लोज कर रही है, अपने प्लांट को सेल कर रही है, तब कितना रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करके कंपनी इस टाइप के डिसीजन लेती है कि कंपनी अपने प्लांट को कंप्लीटली शट डाउन कर दे कि कंटिन्यू करे, ठीक है। और यहाँ पर अगर कंपनी को प्लांट शट डाउन करने से, प्लांट को क्लोज करने से, सेल करने से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, और प्लांट को रन करने से रेवेन्यू कम आ रहा है, तो फिर बिजनेस डिसीजन लेता है कि हम प्लांट को परमानेंटली क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये था आखिरी डिसीजन जो कंपनी को लेना होता है, या कंपनी कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करती है, और जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टूल्स दिए गए हैं, टेक्निक दी गई हैं, जिसकी मदद से इस टाइप के डिसीजन कंपनी आसानी से ले पाती है, ठीक है। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी। ये जो 8 डिसीजन हमने पढ़े हैं, इन्हीं पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर मेरा लेक्चर यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। तो चलिए गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।